बाकी का शेष भाग। इस प्रकार से जो सभी डाटा होता है उन सभी डाटा को व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई जाती है और संकेतों का इसमें वर्गीकरण कर लिया जाता है। इस प्रकार से विशाल समूह को जो अव्यवस्थित रहते हैं उनको व्यवस्थित कर सरलता से सारणी के रूप में हम अपने शोध कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके पश्चात हम जो डाटा जो होती है स्टैटिकल जो डाटा होती है, समंक होते हैं, उनको वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे। जो सभी डाटा होता है उनको सभी अंकों के समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण में पहला गुण के आधार पर होता है, अर्थात गुणों की जो समानता होती है उसके आधार पर हम डाटा को विभाजित कर सकते हैं। दूसरा सरल वर्गीकरण, अर्थात जो सरल वर्गीकरण होता है जिसमें उपस्थित अनुपस्थित दोनों का अलग अलग भाग बना करके या जनसंख्या के आधार पर जिसमें पुरुष का अलग स्त्री का अलग आदि को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तीसरा होता है बहुगुण वर्गीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक जो ग्रुप होते हैं उनके लिए इस प्रकार की पद्धति का हमको वर्गीकरण करना पड़ता है। इसके पश्चात है वर्गांतर वर्गीकरण। वर्गांतर वर्गीकरण का मतलब होता है लक्षण के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं, जिसको वर्ग के बीच में गैप डाल करके हम अपनी वर्गीकरण करते हैं। तीसरा होता है मध्य मूल्य, अर्थात किसी वर्ग के मध्य को मध्य मूल्य कहा जाता है। इससे प्राप्त करने के लिए उच्च वर्ग की सीमा और निम्न वर्ग की सीमा को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है, इससे मध्य मूल्य निकल जाता है। चौथा है वर्ग अंतराल और उसका वर्गीकरण, अर्थात वर्ग जो होती है उसमें एक वर्ग के आधार पर जो संख्या होती है उनको हम वर्गीकरण करते हैं। बीच में अंतर होती है, इस अंतर के आधार पर हम अपने जो निष्कर्ष है उसको निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमको जो संकेतीकरण होता है उनमें किन चीज़ों को हमको बातें ध्यान में रखना पड़ता है। पहला तो है कि हमारे जो अध्ययन की जो सुविधा है वह परिशुद्ध होना चाहिए, परिणाम अच्छे होना चाहिए जो सीमाओं का निर्धारण कर सके। दूसरा, सामग्री के आधार पर या साइज के आधार पर वर्गों का विस्तार होना चाहिए। और तीसरा होता है वर्गों का विस्तार जो है वह समान रूप से होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो डाटा होता है वह वर्गीकरण के द्वारा हम शोध प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है उसको हम परिपूर्ण कर लेते हैं। इसके पश्चात है राजनीति शास्त्र में हम सारणियन का भी प्रयोग करने लगते हैं, जिसमें एक सारणी होती है जिसमें एक तालिका होता है और उस तालिका में जो वर्गीकृत डाटा होता है उस डाटा को पंक्ति के आधार पर या स्तंभ के आधार पर व्यवस्थित करने की क्रिया हम करते हैं और इसी को ही सारणियन कहते हैं। अंकों को अलग खानों में या अलग पंक्तियों में जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है यही सारणियन होता है। इसके प्रमुख रूप से उद्देश्य होते हैं जिसमें उसका लक्षण, पहला लक्षण यह है कि उसका आकार बिल्कुल उचित होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य के अनुसार उसको होना चाहिए, अर्थात अनुसंधान का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि किस उद्देश्य को लेकर के अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। तीसरा है तुलनात्मक कार्य, अर्थात जो तुलना है उसको भी हमको करना है। और चौथा होता है स्पष्टता, और स्पष्ट रूप से हम अपनी जो शोध है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके पश्चात इसका उद्देश्य भी है। पहला उद्देश्य यह है कि हमको शोध प्रक्रिया को आसानी से समझने में सरलता होती है। दूसरा, समय की बचत होती है। तीसरा, स्थान की बचत होती है।
चौथा जो अशुद्धियाँ होती है उन अशुद्धियों की जांच करने में हमको सहायता मिलती है। और पांचवा होता है जो सांख्यिकी जो विश्लेषण होता है उसके लिए हमको सहायता मिलता है। इस प्रकार से जो सारणियन होती है उस सारणियन में एक सीट होती है और उस सीट में हम अपनी जो डाटा होती है उस डाटा को हमको भर करके हम अपनी रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा होता है सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की आवश्यकता। जो कंप्यूटर होता है आज के युग में बहुत ही उपयोगी है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है और हमारे राजनीति विज्ञान में भी अब कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। इस संबंध में मिस्टर काम्टे कहते हैं कि विषय का चुनाव अच्छा होना चाहिए, अवलोकन अच्छा होना चाहिए, तथ्यों का वर्गीकरण अच्छा होना चाहिए, परीक्षण अच्छा होना चाहिए, नियमों का प्रतिपादन अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से हम अपनी जो डाटा होती है उसको संकलन कर सकते हैं, अपने लेखन कार्य को हम कर सकते हैं, तथ्यों का परीक्षण कर सकते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं और उन तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात एक सामान्यीकरण और उसके पश्चात सामान्यीकरण के पश्चात हम एक सिद्धांत निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कंप्यूटर होती है उसकी सहायता से जो शोधार्थी होता है अपना शोध का कार्य पूर्ण कर सकता है। आज कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर का उपयोग करते समय हम अपनी जो अनुसंधान है उसको पूर्ण कर सकते हैं। जो बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य होता है, विशुद्ध रूप से वह सटीक होता है, सत्य तक पहुंचने में सहायक होता है। इन चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि आज के युग में कंप्यूटर हमारे जीवन में आवश्यक है। आज अनुसंधानकर्ता को आंकड़े और वर्गीकरण के आधार पर या सारणियन का प्रयोग करके हम अपनी सफलतापूर्वक अनुसंधान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो शोधार्थी होती है शोध की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए वह कठोर परिश्रम करता है, विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को आधार मान करके निष्कर्ष निकालता होता है जो मौलिक होती है, उपयोगी होती है। इन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि हमारे राजनीति शास्त्र में भी शोध प्रक्रिया के जो विभिन्न क्रम होती है उस क्रम को पाया जाता है। हम अपनी अध्ययन पद्धति में इन चीज़ों का समावेश कर सकते हैं। इसके पश्चात जो सामग्री होती है उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए। जो कुशल शोधकर्ता होता है वह अपनी सारणियन या जो कंप्यूटर है या किसी भी प्रकार से वह शोध को कार्य कंप्लीट किया है तो उसको किस प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए। जो कुशल शोधकर्ता होता है एकत्रित तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि शोध का कार्य आसानी से संपन्न हो जाती है। तथ्यों का संकलन करता है, संपादन करता है, वर्गीकरण करता है और शोध का कार्य वह पूर्ण कर लेता है। तथ्यों को संकेतीकरण या विश्लेषण करने के लिए उसको 5-6 बातों को समावेश करना पड़ता है। पहला है कि उसको तथ्यों के बारे में पहले ही जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, घटनाओं के बारे में आश्वस्त हो जाना चाहिए। और तीसरा होता है बौद्धिक जो ईमानदारी है वह भी बहुत ही जरूरी है। चौथा होता है व्यक्तिक पक्षपात रहित होना चाहिए। और पांचवा होता है जो आलोचनात्मक कल्पना शक्ति होती है उसका भी प्रयोग हमको करना चाहिए। इस प्रकार से जो तथ्य होता है, जो डाटा होता है, उस डाटा को हमको जांच कर लेना चाहिए जिसमें तथ्यों का संपादन, जो द्वैतिक तथ्यों की जांच है, संकेतन है, कोडिंग जो है, तथ्यों का वर्गीकरण है, सारणियन है, सांख्यिकी विश्लेषण है, कार्य और कारण का विश्लेषण है, चित्रमय प्रदर्शन है, निर्वचन है, सारणीकरण है। विश्लेषण के आधार पर हम उसको संपादित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो शोध कार्य होता है वह पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है और शोध कार्य जो शोधार्थी जो होता है वह एक सक्षम रूप से वह शोध कार्य को संपन्न कर सकता है। धन्यवाद।